क्लास 11th राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे। और यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने कंपनी के शासन को अध्ययन कर लिया था, जो 1773 से 1858 तक का काल है। ताज के अधीन शासन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन का अध्ययन आज हम कक्षा में करेंगे। ताज के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो शासन था वो भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, इंग्लैंड की महारानी द्वारा नवीन प्रावधान जो किए गए उसका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। सन 1857 की क्रांति के बाद, जिसे हम सैनिक विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके बाद से यह आवश्यकता महसूस की गई कि जो कंपनी का शासन है वो कुशल रूप से कार्य संचालन नहीं कर पा रहा। तो 1858 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईस्वी में भारत शासन अधिनियम ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। 1858 में भारत शासन अधिनियम इंग्लैंड के द्वारा आया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। प्रशासनिक मशीनरी में सुधार के लिए ही सन 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, जिसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले, भारत में जो कंपनी का शासन अभी तक चल रहा था वो भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अर्थात जो शासन कंपनी का गवर्नर यहाँ कार्य करता था वो अब सीधे शासन भारत से ना होकर वह शासन सीधे इंग्लैंड से होना शुरू हो गया, और इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया को ही सीधे भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस शासन के तहत ही जो भारत में गवर्नर जनरल का नाम था, उस गवर्नर जनरल के पद का नाम
गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय होने का गौरव प्राप्त है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। कुछ नहीं किया गया, केवल नाम परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर अब यह नाम वायसराय के नाम से जाना जाएगा और भारत में प्रथम वायसराय होने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। यह वायसराय जो था यह ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भारत में करता था, अर्थात यह वायसराय जो था वो ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो भी कार्य होंगे वो ब्रिटिश संसद की अनुमति से यह वायसराय यहाँ भारत में कार्यों को संपादित करता था। आपको ध्यान आ रहा हो कि जो एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था और निदेशक मंडल का गठन किया गया था, नियंत्रक बोर्ड का गठन आपको ध्यान आ रहा हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो निदेशक बोर्ड की स्थापना की गई थी। नियंत्रक बोर्ड का काम व्यापारिक कार्यों के लिए तथा निदेशक बोर्ड का काम जो प्रशासकीय कार्यों के लिए था, अलग अलग जो कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई थी, तो उसको इस अधिनियम के तहत अर्थात नियंत्रक बोर्ड और नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से द्वैत शासन की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। द्वैत शासन ड्यूरार्की अर्थात एक ही क्षेत्र पर दो प्रकार के कार्यों को करने वाली अलग अलग कंपनियां या अलग अलग निकाय जो दो प्रकार के कार्यों को देखते थे, द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसके तहत इसी 1858 के अधिनियम के तहत ही एक नए पद का सृजन किया गया। उस नए पद का नाम था भारत सचिव। (1858) के अधिनियम के तहत ही एक नए पद का सृजन किया गया जो भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। यह राज्य सचिव ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ही अंततः है। यह जो भारत सचिव का पद था, ये जो धारित करता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था और यह भारत सचिव अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। अर्थात ये भारत सचिव जो व्यक्ति होगा वो उसे नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को होगा, अर्थात वह ब्रिटिश संसद का कैबिनेट सदस्य होगा।
यह भारत सचिव ब्रिटिश संसद का कैबिनेट सदस्य होगा और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होगा। यह भारत सचिव ब्रिटिश संसद के कैबिनेट का सदस्य होगा और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। इसमें इसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकारी समिति का गठन किया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। इस समिति का अध्यक्ष जो होता था वो भारत सचिव होता था। अर्थात भारत सचिव के कार्य की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो एक परिषद थी और इस परिषद का अध्यक्ष, इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष भारत का सचिव जो बनता था वही होता था। इस प्रकार से 1858 के एक्ट के तहत कुछ प्रावधान आपने देखे। ये जो भारत सरकार के सचिव, भारत सचिव का जो गठन किया गया था, ये जो समिति थी इसको इंग्लैंड में भी और भारत में भी मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद जैसे जैसे प्रशासनिक मशीनरी में सुधार की आवश्यकता हुई तो ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक प्रकार के अधिनियम भारत में लागू किए गए। 1858 के बाद हम 1861, 1892 और 1909 के अधिनियमों की चर्चा करेंगे जो भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम जब लागू हुआ, इसका उद्देश्य था कि भारत में विधि बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य भारत की में जो विधि बनाने का, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वह यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारत का जो कानून हो उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम की कुछ विशेषताएं हम समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की सर्वप्रथम शुरुआत इसी से हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत
कानून बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा हुई और वायसराय गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय गैर सरकारी सदस्यों को क्या कर सकता था, इसमें नामांकित कर सकता था। वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता है। दूसरा प्रमुख कार्य ये हुआ, आपने देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था और संपूर्ण विधायी अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गए थे, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बंगाल, बंबई और मद्रास के सन 1861 के अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी अधिकार अर्थात कानून बनाने की जो शक्ति थी, कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो कानून बनाते थे, वो विधायी अधिकार प्रदान कर दिए गए। पुनः बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा हुई और वायसराय अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। ऐसा अधिकार वायसराय को प्रदान किया गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी अधिकार इन्हें वापस प्राप्त हो गए। इस प्रकार से जो केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, जो केंद्रीकरण की व्यवस्था पहले से लागू थी, अर्थात एक के अधीन कई सारी प्रेसिडेंसियां जो शामिल थी, वो अब स्वतंत्र होना शुरू हो गई। इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, विकेंद्रीकरण एक केंद्र का अपने से वापस हट जाना कई क्षेत्रों में, इस मुक्तता को बना देना ही विकेंद्रीकरण है। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अर्थात जो विधायी अधिकार अभी बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल जो करता था, वो अधिकार अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी दे दिया गया कि यह अपने कानून स्वयं बना सकते हैं। और जो प्रांत थे, प्रांतों में कहीं कहीं विधान परिषद के गठन का कार्य भी शुरू हुआ। बंगाल में 1962 में माफ कीजिएगा 1862 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में
1866 में और पंजाब प्रांत में 97 में प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में और पंजाब प्रांत में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया और भी अधिकार वायसराय के बढ़ा दिए गए। वायसराय अपने सदस्यीय कमेटी में गैर सरकारी सदस्य तो नियुक्त ही कर सकता था। साथ ही वायसराय को सर्वप्रथम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायसराय को सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई। तो इसी अधिनियम के तहत वायसराय को बिना काउंसिल के संस्तुत के वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के बिना काउंसिल की संस्तुति के अर्थात जो काउंसिल थी उससे अब अनुमति की आवश्यकता नहीं, तो वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश को हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ इतना सिर्फ समझ लेना पर्याप्त है कि अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही होता है। जो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था उसका प्रभाव एक निश्चित रूप में बने हुए कानून के समान ही उसका प्रभाव होता था, लेकिन यह प्रभाव कम समय के लिए होता था। जैसे आज कानून जब संसद में बनता है उसके बाद दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही वह कानून जो है वो एक अधिनियम का रूप लेता है, एक्ट का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से ये अध्यादेश जो है ये एक कानून की भांति होता था और इस कानून की अवधि जो होती थी वो 6 माह थी। बिना काउंसिल के संसद के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और इस अध्यादेश की जो अवधि होती है, ये जो कानून जारी करेगा, ये जो नियम वायसराय जारी करेगा, इसकी अवधि मतलब वह जो कानून जारी कर दिया उस समय से कब तक के लिए यह प्रभावी रहेगा, तो इसकी अवधि थी 6 माह। आज के समय में भी अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, उसकी अवधि भी 6 माह की ही होती है। अर्थात जब संसद सत्र में ना चल रही हो और कानून बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। 1861 के अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के तहत सर्वप्रथम वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अध्यादेश की शक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह बिना काउंसिल की संसद के ही अध्यादेश को जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश की अवधि 6 माह कम से कम होगी, या अधिकतम, माफ कीजिएगा, अधिकतम 6 माह इसकी अवधि हो सकती है। और 6 माह के अंदर फिर संसद का सत्र बुलाना अनिवार्य हो जाएगा, ऐसी अब की व्यवस्था है। पोर्टफोलियो प्रणाली का भी
पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसी अधिनियम के तहत जारी हो गई। अर्थात इस प्रणाली के तहत एक सदस्य जो है एक या कई विभागों का प्रमुख हो सकता है, मंत्री हो सकता है, सब मंत्री होते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही की गई और इस प्रणाली के तहत एक सदस्य, अब के समय में भी एक कैबिनेट मंत्री कई सारे विभागों का, एक मंत्री को कई सारे विभाग सौंप दिए जाते हैं। उस प्रणाली की शुरुआत भी 1861 के अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद हम 1892 के अधिनियम को जान लेते हैं। अठारह का भारत परिषद अधिनियम कुछ चीज़ों में आपके लिए, जो भारतीय संविधान के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए दो प्रकार से आपको इसकी विशेषताएं देखने को मिलेगी। पहला ये कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त, मतलब जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह है। लेकिन सरकारी गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ा तो दिया गया, लेकिन जो अभी तक बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही होता था। ऐसा नहीं है कि गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करके हम बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का कर दें, ऐसा नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त मतलब जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो बहुमत था वो अभी भी सरकारी सदस्यों का ही होता था। बजट पर बहस करने के लिए कार्यपालिका के कार्यों में और कार्यपालिका के कार्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बजट पर बहस करने के लिए और कार्यपालिका के कार्यों का उत्तर देने के लिए
विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। सबसे पहली बात यह थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी जो सदस्य थे जिनको नियुक्त करने की शक्ति वायसराय की प्राप्त थी, उनकी संख्या में और वृद्धि की गई। और बजट पर बहस करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बजट पर बहस करने के लिए सर्वप्रथम अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो बजट का जो प्रावधान था वो सन 1860 से ही केंद्रीय विधान परिषदों में लागू हो गया था, लेकिन बजट पर बहस करने की शक्ति अभी तक प्राप्त नहीं थी। 1860 से ही, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये बजट है वो ये बजट पर जो बहस करने की शक्ति थी वो अब 1892 के अधिनियम में प्राप्त हुई। और बजट का प्रावधान 1860 से ही कर दिया गया था। जो बजट का प्रावधान था वो 1860 से कर दिया गया था, परंतु इस बजट पर जो आप जब आगे पढ़ेंगे बजट पर तो 3 चरणों में ये बजट गुजरता है। उसकी जो बजट पर बहस करने के लिए जो अधिकार और कार्यपालिका क्या कर रही है अब उसको विधान परिषद बताएगी। इसका उत्तर देने के लिए भी सन 1892 में ही भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसका अधिकार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त भी कई सारी शक्तियां 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा दी गई थी, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1909 का अधिनियम। हम 1909 के अधिनियम की बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1909 के अधिनियम के लिए कई मूलभूत चीजें सामने आई। उन्नीस 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। पूछा भी जा चुका है। मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार अधिनियम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो जो मार्ले थे, मार्ले नाम है और मिंटो भी नाम है। मार्ले भारत सचिव थे। भारत सचिव का पद उस समय
मार्ले महोदय के पास था और जो वायसराय थे भारत के, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। इसलिए इस नियम को मार्ले मिंटो सुधारक नियम के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इसने क्या काम किया कि जो केंद्रीय विधान परिषद में 15 सदस्यीय और एक वायसराय और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, अर्थात 16 लोग थे, तो उसकी संख्या में वृद्धि कर दिया गया, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में या सदस्य संख्या को 16 से 60 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को 16 से 60 कर दिया गया और ये सदस्य संख्या केंद्र में थी, जबकि जो प्रांतीय विधान परिषद थे वहां सदस्य संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं थी, अर्थात कोई निश्चित सदस्य संख्या नहीं थी, असमान थी हर जगह, लेकिन ये 60 से कम होगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान कर लीजिए कि केंद्रीय विधान परिषद से ज्यादा प्रांतीय विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती थी। उस समय भी केंद्रीय विधान परिषद में तो 60 तक कर दी गई, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थे प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 60 कर दी गई, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद जो थे वहां की सदस्य संख्या असमान कर दी गई। अब जो ये केंद्रीय विधान परिषद में थे सदस्य, जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को और वृद्धि कर दिया गया, तो इसमें और एक चीज जोड़ी गई कि आप केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों को ही बहुमत में रखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी कि केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत किसका होगा? सरकारी सदस्यों का। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में यह छूट दे दी गई कि गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता है। सर्वप्रथम केंद्रीय विधान परिषद के आकार में जो संख्या में है, सदस्य संख्या में, उसमें तो वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या समान थी, कोई निश्चित नहीं थी, लेकिन यह सदस्य संख्या केंद्रीय विधान परिषद की संख्या से कम होगी, यह निश्चित था। केंद्रीय विधान परिषद में जो बहुमत होगा इस सदस्य संख्या का, वो सरकारी सदस्यों का ही बहुमत होना चाहिए, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की भी बहुमत हो सकता था, ऐसी अनुमति दे दी गई। तीसरा कार्य, जो कानून है उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए, बजट पर संकल्प रखने के लिए और इस प्रकार के अनेक कार्यों के लिए परिषद के कार्यों के चर्चा में
कारकों जोड़े गए। अनुपूरक प्रश्न टर्मिनोलॉजी है, ये हम आपको सब बताएंगे। अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने जैसे इत्यादि कार्यों को परिषद के चर्चा कार्यों में जोड़ दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने इत्यादि संबंधी कार्यों को परिषद के चर्चा कार्यों में जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। इसके साथ ही यह प्रावधान दिया गया कि वायसराय चाहे तो एक एसोसिएशन का गठन कर सकता है। वायसराय चाहे तो एक एसोसिएशन का गठन कर सकता है और इसमें सर्वप्रथम प्रावधान दिया गया कि कोई भी भारतीय किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान रखा गया। किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान रखा गया और डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सर्वप्रथम इस परिषद में सदस्य बने। पहले भारतीय जो वायसराय की परिषद के सदस्य बने, जो इस एसोसिएशन के सदस्य बने, और ये सदस्य किस हैसियत से बने? विधि सदस्य। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इस एसोसिएशन में इनकी जो हैसियत थी वो विधि सदस्य के रूप में थी।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का अधिनियम एक कारण से और भी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों के लिए की गई। सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम से ही सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था भारत में की गई और यह मुसलमानों के लिए व्यवस्था थी। मुस्लिम संप्रदाय के लिए सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का अर्थ है कि जो संप्रदाय, जिस संप्रदाय का वह बाहुल्य क्षेत्र है, उसे केवल वही वोट कर सकता है, वही मतदान कर सकता है। अर्थात मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुस्लिम को ही वोट देने का अधिकार होगा, ऐसी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन में, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमने 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम का अध्ययन किया। अब हम आगे की कक्षाओं में आप देखे थे कि 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन था। अब 1858 में 18 स्वतंत्रता की संग्राम के बाद 1858 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में जब सीधे शासन चला गया, तो 1858 से 1947 तक के जो शासन काल को है हम ब्रिटिश क्राउन के रूप में, ताज के शासन के रूप में जानते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम 1919 के अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को और सीधे इसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ेंगे। अभी तक के अधिनियमों को जो भारतीय संविधान का एक मूलभूत रूप प्रदान करेंगे, जो उसके लिए सहायक होंगे, जो उसके सिद्धांत को बनाने में सहायक होंगे, उस दृष्टिकोण से हम इन अधिनियमों की चर्चा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कर रहे हैं। आगे की कक्षाओं में हम 1919, 1935 और 1947 जो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, उन अधिनियमों की चर्चा करेंगे।